नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आम बजट पेश होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और हम आपको बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी यानी कि कल सदन में मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार के इस बजट में बहुत कुछ खास होने की उम्मीद है। इस बार बजट में हर वर्ग को राहत देने की कोशिश की गई है। आपने देखा कि कैसे आज सुबह सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो पूरे देश को संबोधित किया और साथ ही हम आपको बता दें आर्थिक सर्वेक्षण उन्होंने प्रस्तुत किया सदन में और उसके बाद लगातार जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी 2047 तक भारत के आगे बढ़ने के अपने प्रोग्राम के बारे में बताया और साथ ही उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की राह पर चल रहा है। इस साल क्या कुछ उपलब्धियां रहीं, 2022 और 2023 में क्या कुछ उपलब्धियां रहीं, उन्होंने उनको भी गिनवाया और साथ ही आने वाले समय में जो नारी सशक्तिकरण पे किस तरीके से सरकार ध्यान दे रही है उस पर भी बातचीत हुई। साथ ही हम आपको बता दें कि इन सब में सबसे अहम पहलू ये रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस ब्रीफिंग के लिए आए सबसे पहले और उसके बाद उन्होंने विपक्ष की तरफ देखते हुए ये कहा कि अगर तकरार होती है तो तकरीर भी होनी चाहिए, खुला मंच है, आप सब आइए, अपनी अपनी बात रखिए और पढ़ लिख कर रिसर्च करने की बात भी कर रहे थे और इसमें बहुत अच्छा माहौल हो जाता है। बजट है कल, आम लोगों को, मध्यम वर्गीय परिवार को बड़ी बड़ी उम्मीदें रहती हैं और वो डिसहार्टन डिसअपॉइंट नहीं होना चाहते। वो यही सुनना चाहते हैं कि इस बार के बजट में आम आदमी यानी कि मध्यम वर्गीय परिवार के लिए क्या कुछ है। सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि बजट के बाद कोई एक बड़ा जो तबका है वो खुश या नाराज़ होता है तो वो आम आदमी का तबका होता है, मध्यम वर्गीय वर्ग का तबका होता है जिससे सीधा सीधा जो बजट है वो इम्पैक्ट करता है, उससे रिलेट करता है। हम आपको बता दें कि आज आर्थिक सर्वेक्षण जब पेश हो रहा था उसी वक्त कई ऐसी पार्टियां रहीं जैसे कि आम आदमी पार्टी, बीआरएस, इन पार्टियों ने बहिष्कार किया सदन का और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे अपने मुद्दे हैं जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है और हम नहीं चाहते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि सरकार के बताए हुई चीज़ों को वो बता रही हैं, उनकी ज़बानी नहीं है तो हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हालांकि अपनी अपनी चीज़ें हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन इन सब पर आज हम बात विवाद करेंगे और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कल जो बजट पेश होने जा रहा है उसमें आम आदमी के लिए क्या कुछ है। विपक्ष की नाराजगी एक तरफ है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी ये कहा कि तकरार कीजिए, तकरीर भी कीजिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पर बातचीत, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट हमने तैयार किया है, जरूर देखिए। उसके बाद डिबेट में आगे बढ़ेंगे, तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे। आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का बजट पेश करेंगी। बजट सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम ने कहा, इस बार का बजट आशा की किरण लेकर आ रहा है। बजट भारत की संसदीय प्रणाली का गौरव है। बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है और प्रारंभ में ही अर्थ जगत के जिनकी आवाज को मान्यता होती है वैसी आवाज चारों तरफ से सकारात्मक संदेश लेकर के आ रही है, आशा की किरण लेके आ रही है। वहीं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना पहला अभिभाषण दिया। राष्ट्रपति ने कहा, ये युग निर्माण का अवसर है, हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। साथ ही उन्होंने नारी सम्मान और उन्हें सशक्त बनाने पर भी जोर दिया। गर्व होता है कि आज की हमारी बहनें और बेटियां उत्कल भारती के सपनों के अनुरूप विश्व स्तर पर अपनी कीर्ति पताका लहरा रहे हैं। मेरी सरकार द्वारा जितने भी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई है उनके केंद्रों में महिलाओं का जीवन आसान बनाना, महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर देना और महिला सशक्तिकरण रहा है।
1 फरवरी को केंद्र मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी। इसके साथ ही देश के लिए आगे की आर्थिक दिशा और दशा क्या होगी, इसका खाका देश के सामने होगा। वहीं बजट पेश होने से पहले आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। यह आर्थिक सर्वेक्षण केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, जिसमें विकास दर 2023 और 24 में 6 से 6.8% रहने का अनुमान जताया गया है। इस बार बजट सत्र के हंगामेदार रहने की उम्मीद है, क्योंकि एक और विपक्ष ने सदन से आज दूरी बनाए रखी, तो वहीं कल कई मुद्दों को सदन में उठाने की तैयारी में है। इस लिस्ट में अडानी समूह के स्टॉक और 2002 के गुजरात दंगों पर विवादास्पद बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, महंगाई, बेरोजगारी, चीन को लेकर विदेश नीति का मुद्दा शामिल है। इस सत्र में बहुत से मुद्दे हम उठाने के लिए तैयार किए हैं। देश का पैसा बर्बाद हो रहा है, जो LIC का हो, SBI का हो, नेशनलाइज दूसरे बैंकों का हो, पूरे सरकारी बैंक मन माने जो चंद कैपिटलिस्ट लोगों को पैसे देकर आज उनके पैसे बर्बाद कर रहे हैं, उसके बारे और जो रिपोर्ट्स इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर भी जो कुछ आएगा वो भी हम बताएंगे। देखिए, मैंने कल भी सर्वदलीय बैठक में ये विषय उठाया था और आज फिर दोहरा दे रहा हूं। देश के करोड़ों लोगों ने LIC में, SBI में अपने पेंशन के लिए, अपनी बीमारी के लिए, अपनी बेटी की शादी के लिए, अपने छोटे से आसियाने और घर बनवाने के लिए पैसा जमा कर रखा था। आज वो करोड़ों लोग चिंतित हैं अडानी के भ्रष्टाचार के उजागर होने के बाद। लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए इस देश के लोगों का डूब चुका है। आम बजट से देश के सभी वर्गों के लोगों की काफी उम्मीदें बंधी हुई हैं। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले सरकार के लिए भी यह बजट काफी महत्वपूर्ण है। सरकार की भी कोशिश है कि इस बार का आम बजट में सभी को खुश किया जाए, तो वहीं जनता को भी इस बार के बजट में महंगाई, टैक्स, गैस, लोन में छूट के साथ ही सम्मान निधि की रकम बढ़ाने, लोगों को अच्छी चिकित्सा व्यवस्था, रोजगार और सस्ते सफर की उम्मीद है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम पूर्ण बजट पर देश भर की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि इसी साल जम्मू कश्मीर सहित 10 राज्यों में विधानसभा और अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में लोगों को बजट से राहत मिलने की बड़ी उम्मीदें हैं। हमेशा की तरह मध्यम वर्ग राहत की बाट जो रहा है, जबकि अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न क्षेत्र भी बजट के जरिए राहत की उम्मीद पाले बैठे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि आम बजट के जरिए सरकार चुनावी राज्यों के लिए कई अहम घोषणाएं कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी। अब आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस वक्त भाजपा से कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी के, जुड़ गए हैं। यश श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ शर्मा हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्री मांगेराम त्यागी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं BKU के। आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रोफेसर अमन अग्रवाल हैं, निदेशक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस से हैं, IIF से हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म में। और इस बार क्या खास देखने को मिलेगा देश को? सबसे पहले निदेशक हमारे साथ जुड़े हुए हैं IIF के, उनके पास चलते हैं। हमारे साथ अमन अग्रवाल हैं, निदेशक हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के। अमन जी, इस बार क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? हाँ, वो पिछले बजट की तरीके से ही रिफॉर्मिस्ट और स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को देखते हुए बनाया जाएगा। जैसे नॉर्मली माना जाता है कि पॉपुलिस्ट बजट हो, वो पॉपुलिस्ट बजट पहले भी नहीं रहा और अभी भी आगे देखने को नहीं मिलेगा। पर उसमें 2-3 चीजें हमें जरूर देखने को मिलेगी कि एक आम आदमी को, कृषि को, जो हमारा मेन उद्योग है, कृषि लोग हमारे करीबन 70% लोग कृषि और कृषि उद्योग में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए कृषि को, आम आदमी और मिडिल क्लास को भी थोड़ी राहत इस बार देखने को मिल सकती है। और इस बार थोड़ा तवज्जो जो है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी देखने को मिलेगा। सवाल पूछ रही प्रोफेसर अमन अग्रवाल, क्योंकि हर बार बजट के बाद जो आम आदमी है, यानी कि आप जिस मिडिल क्लास की बात करते हैं, वो मिडिल क्लास
हर बार ये समझता है अपने आप को बजट के बाद बड़ा ठगा हुआ महसूस करता है कि हमें लोक लुभावन वादे तो किए गए हमारे साथ, लेकिन हमें कहीं ना कहीं बाद में उसे रियलाइज होता है बजट के बाद कि हमें तो ठग लिया गया है, हमें तो कुछ मिला ही नहीं है असल में। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा जो रिलीफ है, जैसे हम विश्व में देख पा रहे हैं, जो महंगाई विश्व में बढ़ रही है उसमें महंगाई दर उस तरफ से नहीं बढ़ी है, और वो एक बहुत बड़ा रिलीफ होता है मिडिल और पुअर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, बीपीएल फैमिलीज के लिए। वो इस चलिए, आपसे संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे, हमारी टेक्निकल टीम लगातार आपसे संपर्क साधेगी। सबसे पहले आप रुक कर लेते हैं, श्री मांगे राम त्यागी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बीकेयू के। मांगे राम त्यागी जी नमस्कार। आप किसानों के उपाध्यक्ष हैं और ऐसे बीकेयू के उपाध्यक्ष हैं, और ऐसे में इस बार हमारा जो फोकस है वो किसान भी, सरकार का, पूरे देश का फोकस किसानों पे होता है, और बजट वाले दिन खासकर लोग टकटकी लगाए देखते हैं कि हमारे देश के किसानों को क्या कुछ मिला है। किसानों को इस बार के बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं? सरकारों के जो वादों में किसान हमेशा रहा, बजट में भी हमेशा रहा। जहां तक मेरा मानना है कि किसान और मजदूर, सरकारों ने भी ये मान लिया कि किसान और मजदूर बस केवल अब मंचों की, जो चुनावी मंच होते हैं उनकी वस्तु बनकर रह गया। आप ये देखिएगा कि हर प्रत्येक वर्ष बजट में किसान की बात की जाती है, लेकिन किसान फिर भी कर्ज के बोझ के तले दबा जा रहा। प्रत्येक वर्ष किसान के ऊपर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। किसान की बात केवल और केवल कागजों में होकर रह गई है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने ये बात स्वीकार की थी कि जो किसान मजदूर के लिए विकास के लिए बजट दिल्ली से जाता है, वो वहां तक धरातल पर पहुंचते पहुंचते 1 रुपए में से मात्र 10 पैसे रह जाता है। ये देश के प्रधानमंत्री स्वीकार कर चुके। भ्रष्टाचार का हालात ये है कि किसान मजदूर के पास उसका जो है पहुंचता ही नहीं। किसान इतना परेशान है, और किसान एक ऐसा लेकिन ये बात भी तो सही है ना, ये बात भी तो सच है ना, आप कह रहे हो किसान बहुत परेशान है त्यागी साहब, लेकिन किसान आंदोलन हुआ था उस समय किसानों की जो बात थी, जो जिस रेगुलेशन की बात हो रही थी, लगातार ईगो क्लैश हो गया था। पूरा का पूरा जो आप देखिए आंदोलन था वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो गया, और जिन मांगों को लेकर के किसान आंदोलन रखी गई थी वो तो पूरा सक्सेस हो ही नहीं पाया ना। आप देख लो, फिर आप बाद में कहते हो किसान परेशान है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि किसान परेशान है, लेकिन आप मेरी बात को सुनिए। पहले मैंने आपको सुना, आप कह रहे हो किसान परेशान है, मैं भी कह रही हूँ किसान परेशान है, लेकिन उसी किसानों की आवाज को उठाने के लिए जब प्रोटेस्ट किया जाता है, किसान आंदोलन किए गए, तो उस दौरान किसान परेशान है, उस रियल परेशानी को क्यों नहीं रखा गया? उस पूरे के पूरे आंदोलन को आप देखिए राजनीतिक मोड़ दे दिया गया, पूरा आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो गया वो। उसके बाद ईगो की बात आ गई, ईगो की मतलब नाक की साख वाली बात हो गई कि आप वापस लो, उसके बाद ही हम मानेंगे। हालांकि सरकार ने वो वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया, लेकिन उसके बाद भी आप जो चाह रहे थे वो हो नहीं पाया ना सर, क्योंकि आप फोकस नहीं थे कि आपको करना क्या था। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि देश की आजादी के बाद जितने आंदोलन किसानों के हुए, जितने किसानों ने आंदोलन लड़े, चाहे वो ये दिल्ली का आंदोलन रहा हो, 13 महीने किसान गर्मी, सर्दी, बरसात झेलता रहा। आउटकम क्या निकला? 712 किसानों ने अपनी जान दी। उसका आउटकम क्या निकला बताइए? आप निकला जो कह रहे हो पूरे, आपके कहने की भी जरूरत नहीं है, देश साक्षी है। आप वहां मौजूद रहे, आप लोगों ने आंदोलन किया, इसका देश साक्षी है। लेकिन आप लोग आउटकम पे आने से पहले ही, मैं कह रही हूँ, पूरा पॉलिटिकल मूवमेंट की तरह उसको, पूरे आंदोलन को यूज किया गया। फाइनली जो किसान चाहते थे, आप कह रहे हो किसान परेशान है, उसकी बात ही नहीं। मैं आती हूँ सर, लेकिन बजट की तरफ हम इस पूरे मुद्दे को रखें, क्योंकि हम बजट के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं। फिर से आपके पास मैं थोड़ी देर में आऊंगी, लेकिन और 3 हमारे पॉलिटिकल लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। निदेशक हमारे अमन अग्रवाल जी, आपसे संपर्क आई थिंक हो गया होगा, थोड़ी देर में आपके पास आऊंगी। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे यहाँ कौशल कांत मिश्रा बैठे हुए हैं। तकरीर की बात प्रधानमंत्री ने की, तकरार कीजिए लेकिन तकरीर भी कीजिए। किस परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री ने कहा आज ये?
देखिए, विपक्ष का हमेशा से देखा गया है कि जब भी पार्लियामेंट का सदन समय आता है तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स लेकर के विपक्ष इस तरह की बातें करता है जिससे पार्लियामेंट प्रॉपर काम नहीं करता। तो शायद इसी को ध्यान में रखते हुए कहा कि तकरार भी करिए और तकरार भी कीजिए, पर कम से कम संसद में बैठ करके चर्चा तो कीजिए। बात बजट की हो रही है। प्रीति जी, ये समझिए कि जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर के 60 सालों में लगभग 16 लाख करोड़ का बजट था, जो पिछले 8 सालों में उससे 3 गुने से ज्यादा हो गया। इस समय 39 लाख करोड़ का बजट हमारी सरकार प्रेजेंट कर रही है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इतनी तेजी से जो बजट बढ़ा है। जब बजट का आकार इतना बढ़ा है तो उसमें लोगों की सुविधाएं भी बढ़ेंगी। जन हितकारी योजनाएं की अगर हम बात करते हैं, आज देखिए कोविड की महामारी में जब पूरा विश्व इस समय घुटनों पे है, भारतवर्ष अपने नागरिकों को 220 करोड़ से ज्यादा डोज दे चुका है। आज 80 करोड़ लोगों को अभी भी अनाज देने की कोशिश की जा रही, दिया जा रहा है। किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है। जरूरतमंद जनता को प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है, उसमें बिजली दी जा रही है, उसमें शौचालय दिया जा रहा है, नल दिया जा रहा है, गैस का कनेक्शन दिया जा रहा है, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज के दिया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे जो दूरगामी परिणाम देने वाले हैं, ये योजनाएं दी जा रही हैं। लोगों को एक साथ बचा के रखा जा रहा, उनको गरीबी और कोरोना से बचाया भी जा रहा। साथ में जिस तरह से भारत की इकोनॉमी को 11वें नंबर से लाकर के आज 5वें नंबर पे लाया गया, ये एक बताता है कि एक विजनरी बजट, जो भी बजट आएगा वो बजट विजनरी होगा। वो 5 साल के लिए नहीं होगा, वो अगले 25 सालों के लिए होगा। 5 साल बजट हम प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, हम भारत के भविष्य को बदलने के लिए बजट लाते हैं और ऐसा ही बजट भारत सरकार दोबारा लाएगी। यश श्रीवास्तव, कांग्रेस के प्रवक्ता, आप हाथ भी उठा रहे थे। तकरीर और तकरीर की बात प्रधानमंत्री ने खुद की। उन्होंने कहा कि मंच खुला। आप मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा यश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि तकरार भी कीजिए, मंच खुला है, अपनी बातों को रखिए, लेकिन तकरीर भी कीजिए। सदन की परंपरा है, सदन की मर्यादा है, उसको बरकरार रखिए, अपनी बातों को रखिए, सवाल पूछिए, लेकिन जहां जरूरत पड़े बजट में तो वहां एक साथ भारत के साथ, हम लोगों के साथ आके खड़े भी होइए और तारीफ भी कीजिए। यश श्रीवास्तव साथ आने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, अपील कर रहे हैं। जी सबसे पहली बात तो ये है, एक तो कौशल जी से निवेदन है कि मैं जितनी देर बोलूं वो बीच में ना आए, क्योंकि पिछली बार वो मैं नहीं चाहता कि इनका बीपी बढ़े। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ प्रीति जी, एंड वाया यू आई वांट टू कन्वे दिस टू द एंटायर नेशन। मैं पूरे देश में जो भी ये देखेंगे, जिन तक थोड़ा तेज बोलिएगा। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, थोड़ा तेज बोलिएगा। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वर्तमान प्रधानमंत्री जी जो है हमारे, उनका ये कहना जरूर है कि तकरार कीजिए, तकरीर कीजिए, सब कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन्हीं किसानों ने जब किसान आंदोलन किया था तो हमारे प्रधानमंत्री जी, वर्तमान प्रधानमंत्री जी, उनका कहना यह था कि सरकार सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है। ये वही व्यक्ति हैं जो चुनाव के समय जाके अपने आप को सेवक बताते हैं, और सेवक किसानों के पास जाने को तैयार नहीं है, उनके रास्ते में कीलें बिछा देते हैं, उनके रास्ते में लोहे के सरिये देके पुलिस वालों को सिर फोड़ने के लिए खड़ा कर देते हैं। ये तकरार और तकरीर की बात करते हैं। उसके बाद जो बजट के प्रावधान है और जो इनके तमाम वादे, आपको मेरी आवाज साफ साफ आ रही है? बिल्कुल आ रही। हाँ जी, तो बजट की जो बात है, इनका बजट का पिछली बार का 22% हिस्सा सिर्फ डेट के लिए है, डेट को क्लियर करने के लिए है, जबकि हेल्थ और एजुकेशन में उसका 10% के लगभग है। यानी कि कुल बजट का 1.5, 2, 3% ये इनका हेल्थ और एजुकेशन का एलोकेशन है। उसके बाद ये बात करते हैं लोगों को अमीर बनाने की, लोगों की गरीबी हटाने की, और उसी समय कौशल जी कहते हैं कि 80% लोग जो हैं वो मुफ्त का अनाज ले रहे हैं। यदि गरीबी हटा दी गई है तो मुफ्त का अनाज क्यों बंट रहा है, और मुफ्त के अनाज के दम पे ये वोट कैसे मांग सकते हैं? इनको ये सोचना चाहिए कि इन्होंने लोगों को लाइन में खड़ा करके झोले में अनाज भरने का वादा नहीं किया था जब ये चुनाव में पहली बार आके खड़े हुए थे। इन्होंने वादा ये किया था कि बनारस क्योटो बन जाएगा और इतने स्मार्ट सिटी होंगे, इतना ये होगा, डॉलर 30 रुपए का हो जाएगा, पेट्रोल तो फोकट में मिलेगा। आज पेट्रोल हिस्टोरिक महंगा है, हिस्टोरिकली महंगा है, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है,
और तो और जिस हिंदू के ये सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उस हिंदू को भी यहाँ कहीं रियायत नहीं, ना पेट्रोल पंप पे है, ना महंगाई में है, ना अनएम्प्लॉयमेंट में है, कहीं नहीं। तो इनको कम से कम बजट में ये तो बताना ही चाहिए कि जो इनके शानदार प्रोजेक्शन ये बोल रहे हैं वो कितने असली हैं। ये 6%, 6 कुछ ठीक है, अब प्रतिशत मैं यदि सवाल ले बोलते हैं। लेती हूँ प्रीति कि जी, जो एक और गेस्ट है, प्लीज उनको भी बोलने दीजिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हैं, उनको भी बोलने दीजिए। पहले इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद हम डिबेट में जाते हैं। इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ये बहुत जरूरी है, फिर मैं आपको पूरा मौका दूंगी। आपको अगर 1-2 सेकंड चाहिए, 30 सेकंड चाहिए तो मैं तुरंत देने को तैयार। आप फटाफट अपनी बात रखिए, उसके बाद हम फटाफट। मुझे बस इतना पूछना है मेरे ओपनिंग कमेंट्स में कि क्या इनके बजट के प्रोजेक्शंस वैसे ही होंगे जैसे गौतम अडानी के हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पहले उसकी कंपनी के प्रोजेक्शंस थे? ठीक है, बस इतना मेरा सवाल है। ठीक है। सिद्धार्थ शर्मा हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के नेता, बजट से कैसी नाराजगी, बहिष्कार क्यों? हाँ, देखिए, बात ऐसी है कि बजट एक ऐसी चीज है जिस पर कि भारत की हर नागरिक पर उसका असर पड़ेगा, इसीलिए बजट अच्छा हो, इसमें सबकी भलाई है। तो बहिष्कार क्यों सर? आप कुर्सी में बैठ कर भी अपनी बात रख सकते हैं ना, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं। आप पूरी बात हो जाने सुन लीजिए। ठीक है सर, सॉरी, बोलिए। आप नाराज मत होइए, बड़े समझदार आम आदमी पार्टी के आप गेस्ट के तौर पे जब भी आते हैं तो बड़ी समझदारी से अपनी बातों को रखते हैं, इसीलिए आपसे मैं एकदम बेधड़क पूछ लेती हूँ कि ऐसा क्यों। बोलिए। नहीं, मेरी बात शुरू हुई उसमें 5 सेकंड में आपने रोक दिया, तो सॉरी। यहाँ पर देखिए, सियासत अपनी जगह पे है, लेकिन बजट एक ऐसी चीज है जो कि अच्छा बजट पेश हो, इसमें पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों की भलाई है। सबकी भलाई इसी में निहित है कि अच्छा बजट पास हो। अब यहाँ पर तकरीर ये सब बातें अपनी जगह पे, सियासत 1-2 बातें हैं कि भारत में एक विसंगति है, बड़ी अजीब विसंगति है। ये भी सच है कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, ये सच है, लेकिन साथ साथ ये भी सच है कि यहाँ पर बहुत महंगाई बढ़ रही है। यहाँ पर दिक्कत ये भारत में आ रही है कि एक साधारण सा नागरिक, एक जो श्रमिक है, जो रोजमर्रा का श्रम करता है और शाम में 300-400 रुपए घर ले जाता है, वो भी माचिस की डिबिया भी खरीदता है तो उस पर टैक्स देता है। लेकिन भारत के बड़े बड़े उद्योगपति, अदानी जैसे लोगों से जितना टैक्स लेना चाहिए, भारत उतने टैक्स नहीं ले पाता। तो दिक्कत भारत में ये हो रही है कि जो अमीर है, जो उद्योगपति हैं, उनकी विकास की गति, उनकी आर्थिक विकास की गति हवाई जहाज की है। मध्यम वर्ग के आर्थिक विकास की गति मोटरसाइकिल की है, और गरीब के आर्थिक विकास की गति बैलगाड़ी की है। विकास तीनों कर रहे हैं, लेकिन गति तीनों में अंतर है। इसका एक उदाहरण यह है कि कल सुबह अगर मैं उठूं और मेरा एक हाथ वही रहे और दूसरा हाथ बहुत लंबा हो जाए तो मैं बहुत खुश नहीं होऊंगा। ये एक बेढप तरीका है। ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे सिद्धार्थ जी, कि आपने अपनी बात रखी, मैं कह रही हूँ कि आप जो कह रहे हैं पूरे देश की समस्या है, वो बेरोजगारी, महंगाई, उसके बाद फिर आप देखिए जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बता रहे थे, और कई चीज़ें हैं जिन समस्याओं से, किसान विकास की बात यहाँ हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बात है, कोरोना के बाद इकॉनमी कितनी बूस्ट हुई उसकी बात है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप जब तक अंदर घुस के बात नहीं करोगे, आप जब तक सदन के अंदर नहीं होंगे, आप सुनेंगे नहीं, बहिष्कार कर देंगे, फिर आप कैसे उसका आउटकम निकालोगे? आप पहले सदन में तो जाओ। बहिष्कार का मतलब होता है आप पूरे संस्थान को, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, आप उस पूरे उस जो पूरा का पूरा हमारा लॉ है, उस संस्थान है, एक प्रोटोकॉल के तहत चलता है, आप उसको नकार रहे हैं, आप उसके विपक्ष पे खड़े हैं। नहीं, यहाँ पर एक छोटी सी बात करता हूँ। यहाँ पर हम जब कोई भी दल बहिष्कार करता है, यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूं, 1989 में राजीव गांधी जी की भी जब सरकार थी, पूरी भाजपा के 89 MP बहिष्कार किए थे। तो भाजपा किसी को बहिष्कार सिखाने ना जाए। बहिष्कार संसद का नहीं हो रहा था। अच्छा, संसद में अगर अपनी बात संजय सिंह कहते हैं, सिद्धार्थ जी, संजय सिंह कहते हैं कि ये द्रौपदी मुर्मू जी की अपनी भाषा नहीं है, प्रधानमंत्री ने स्क्रिप्ट लिख के दी है। ये गलत है ना सर? द्रौपदी मुर्मू जी की अपनी भाषा नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने स्क्रिप्टिंग करके दी है। समय
बहुत कम होता है, इसलिए जल्दी जल्दी से एक बार फिर से हम अपने डिबेट की ओर आगे बढ़ेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, भाजपा के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए। कौशलकांत मिश्रा जी, आपने यश श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस को आपने सुना, उन्होंने कई अहम और महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछे हैं, उसका जवाब जल्दी जल्दी से हम लेना चाहेंगे। लोक लुभावन सपने और वादे हर बार के बजट में पहले दिखाए तो जाते हैं, लेकिन हर बार आम आदमी बड़ा निराश सा हो जाता है। इस बार रेवड़ी दिखा के, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवड़ी के खिलाफ है, उनका कल्चर वो सीधे कहते हैं मैं इस कल्चर के खिलाफ हूँ, प्रधानमंत्री एकदम सख्त है, लेकिन आम आदमी के हाथों महंगाई, बेरोजगारी, बहुत समस्याएं हैं देश में। इस बार के बजट में क्या राहत देंगे आप लोग, बताइए। पहले तो उनके जवाब दे देता हूँ। हाँ। जो इन्होंने बताया है, महंगाई दर की बात की है। हाँ। महंगाई दर जब तक कांग्रेस की सरकार थी, अगर पिछले 10 साल का इतिहास ले लें, जब 2002 से लेकर 2014 तक, उसमें हमेशा महंगाई दर 10% से ऊपर रही, यानी डुअल डिजिट में रही है। जब से सरकार हमारी आई है तब से ये सिंगल डिजिट में है और इस समय 6.6 के आसपास है। और दूसरी बात जो उन्होंने बताई थी पेट्रोल प्राइस की हाइक के बारे में, 2002 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी उसमें पेट्रोल प्राइस, प्रीति जी, 29 रुपए में था। जब उन्होंने सरकार छोड़ी थी तो वो 73 रुपए में दिया था, और आज 73 रुपए से लेने के बाद आज भी 100 रुपए के आसपास ही पेट्रोल प्राइस है। जबकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल प्राइस इस समय, जबकि रशिया और यूक्रेन का वार हो रहा है, जबकि कोविड की क्राइसिस उसके बाद बढ़ रहा है, उसके बाद भी इतना कंट्रोल किया गया है। ये तो रहे फैक्ट। एक चीज और बता देता हूं, कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस शासित प्रदेशों को कुछ नहीं करती। एक फैक्ट देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 8,500 करोड़ रुपए दिया जाता था केंद्र की तरफ से, जो आज बढ़ करके 42,000 करोड़ रुपए का एक फैक्ट है जो मेरे को मालूम है, वो बता रहा हूं। उससे 8,500 से 42,000 करोड़ स्टेट को दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, आज का जो बजट हमारा जो होता है, वो जैसा कि मैंने कहा कि 5 साल के लिए नहीं होता, वो केवल इनकम टैक्स में हेराफेरी के लिए नहीं होता, वो विजन के साथ होता है, वो दृष्टिकोण के साथ होता है, वो 5 साल के बजाय लेकिन बजट से पहले आईएमएफ की रिपोर्ट भी आई है। कौशलकांत जी, आईएमएफ की रिपोर्ट में जो इस बार की जीडीपी होगी 2023 और 24 की जो जीडीपी है वो 6 के आसपास, 6% के आसपास बताया जा रहा है। और ऐसे में हमारे इस साल की जो जीडीपी को अगर हम देखें और इस साल की तुलना में अगले साल की अगर हम आंख उठा के देखें 2023 और 24 की तरफ, तो हम क्या नया बड़ा करेंगे जिससे हमारी जो जीडीपी है वो थोड़ी मजबूत हो, इकोनॉमी जो है वो थोड़ी मजबूत हो। देखिए, मैं अपनी बात नहीं करता, मैकेंजी के सीईओ बॉब स्टीफेंस, उन्होंने ये कहा है कि ये दशक ही नहीं है, पूरी शताब्दी भारतवर्ष की होनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी पॉलिसीज इकोनॉमी को लेकर के, कोई कुछ भी कहे पर वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमी में भारत का नाम उठ रहा है। आप ये देखिए, 14वें नंबर से आज हम 5वें नंबर पे आ गए, ये अपने आप में एक एग्जाम्पल। और कैसे करेंगे, इसके लिए पहले कोई विजन नहीं होता था। आज हम देखिए, आज हम श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस से कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं उन्होंने कहा इंटरव्यू 1-to-1 नहीं होगा, डिबेट है। देखिए, पहले सेशन में हम सबको बोलने का मौका देते हैं, दूसरे सेशन में आप लोगों को बोलना पड़ेगा। वही वो कह रहे थे, उन्होंने घुस, उनका पहला ओपनिंग रिमार्क यही था कि मैं बीच में ना बोलूं। बोलिए यश श्रीवास्तव, बोलिए। मैडम, क्रूड ऑयल की प्राइस की बात हो रही है, तो लॉकडाउन जब हुआ था कोविड के समय, क्रूड ऑयल की प्राइस $0 पर बैरल थी, 0। तो क्या वो फायदा, वो रियायत जनता की तरफ बढ़ाई गई थी? नहीं। प्रीति जी, इसका जवाब इमीडिएट देता हूँ। इसका जवाब सुन लीजिए। उस समय कोविड की महामारी चल रही थी, उस समय सब जगह कहीं पे भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा था, पेट्रोलियम कच्चे तेल का प्रोडक्शन हो रहा था लेकिन सप्लाई नहीं हो रही थी, इसलिए उसके दाम बढ़े थे, क्योंकि हर जगह कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शन थे। तो ये जो सिचुएशनल क्वेश्चन पूछता ना, उसका जवाब आपको दिया कि आपके समय में पेट्रोल प्राइस 2002 से 2012 के बीच में 29 रुपए से लेके 72 रुपए पहुंचा, और आज 72 रुपए से 100 रुपए के अंदर है। ये क्लियर कट कंपैरिजन मैं आपको दे रहा हूं। सुन रहे हैं वो, बोलिए। मैडम, एक तो आधी मेरी बात को आधा तो इनका इम्पेशंस साबित कर देता है। दूसरी बात ये है कि जो मैं बोल रहा था, प्रीति जी ने अनुमति दी कि आप बोल सकते हैं, बोलिए यश। मैं जवाब तो दूंगा, दे दिए ना। सुनिए हमारा, अरे सुनिए कौशल जी, सुनिए आप सरकार में सुनने के, आप मेरे को पूछ रहे ना, मैंने सुना आपको, आप मेरे को ये जवाब दीजिए। जब आपकी सरकार थी 29 रुपए से 72 रुपए में आप देते हैं, हम 72 रुपए से 100 रुपए भी नहीं पहुंचे। किस तरीके से आप मैनेजमेंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे बता दीजिए। हमने
हमने किसी एक कारोबारी को 2 लाख करोड़ रुपए फुकट में नहीं दिया ना, और 29 से 72 जाने के बावजूद हमने रिजर्व बैंक का सरप्लस तो कई बार नहीं निकाला, वो तो आपने निकाला है। और क्रूड ऑयल की प्राइस की अगर बात होती है तो क्रूड ऑयल की प्राइस लॉकडाउन के समय में जब $0 पर बैरल थी, उस समय भारत ने 1.6 मिलियन के करीब बैरल्स लिए हैं टोटल उस समय में, और वो बैरल उसी रेट में जो भी लॉजिस्टिक्स की कीमत लगी होगी उनके साथ मिले हैं, लेकिन कुछ भी फायदा भारत सरकार ने जनता की तरफ नहीं बढ़ाया। हमारे साथ प्रोफेसर अमन अग्रवाल भी जुड़ गए, निदेशक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तक मेरी आवाज़ क्लियर जा रही होगी ताकि हम आपसे कुछ जानकारी ले पाएं। ठीक है अमन जी, मैंने जैसा कि आपसे पूछा था कि इस बार नया क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा सा वर्ग है जो हर बार ये कहता है, उस वर्ग का नाम मध्य वर्गीय वर्ग है, जो कहता है हमें तो कुछ मिलता नहीं है जी, हमें एक बहुत बड़ा सा सपना तो दिखा देते हैं कि इस बार क्या घटा, क्या इस बार क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, लेकिन अल्टीमेटली जब एंड ऑफ द डे होता है तो उन्हें पता चलता है सब कुछ महंगी है, या फिर उनके हाथ वो नहीं लगा, उनके हाथ वो रियायतें नहीं लगी जिसकी उम्मीद करके काम आदमी बैठता है। प्रोफेसर अमन जी, मेरे विचार में इस बार बजट के अंदर एक तो नौकरियों के ऊपर जोर जरूर रहेगा, जो नौकरियां हैं वो देना है, और करीबन जो सरकार है लीन गवर्नमेंट और गवर्नेंस की बात करती आई है पिछले 5 साल से, और उस वजह से उन्होंने करीबन जो है 40 से 65% जो वैकेंसीज हैं अलग अलग भाग मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट्स में, सरकारी महकमों में, वो भरी नहीं है, जिसका विवरण जो है प्रधानमंत्री ने जी भी कुछ महीने पहले किया था, और जो अगले 1-2 महीने के अंदर हम देखेंगे कि उनमें नियुक्ति शुरू हो जाएगी अलग अलग डिपार्टमेंट। तो एक तो उसके दौरान और उसके अलावा भी और नौकरियों की बात की जाए। दूसरी चीज जो हमें देखने को मिलेगी वो ये है कि जो एक मध्यम वर्ग को आराम मिलने की बात है वो है हेल्थ केयर के अंदर, एजुकेशन के अंदर, और उसके प्रति भी सरकार मेरे विचार में कुछ बजट के अंदर प्रावधान करेगी जिससे कुछ बेनिफिट, बिकॉज जो सबसे बड़ी पीड़ा इस समय लोगों को हो रही है वो कोरोना काल के अंदर और कोरोना के बाद जो है वो है हेल्थ की ध्यान, अपने तबीयत का ध्यान रखने की, उसका जो खर्ची महंगाई जो है उसे पीड़िता हो रही है, तो उसमें भी हमें देखने को मिलेगा कि बेनिफिट होगा। तीसरी चीज मेरे किसान भाई ने कहा था, जो राजीव गांधी जी की बात कोट कर रहे थे, 1 रुपए लेके 90 पैसा, ये सरकार ने उठाई, इसमें जो है करीबन जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो बात पिछली बजट में भी की गई, उससे पहले भी की गई, उससे जो है किसान वर्ग को डायरेक्ट जो पैसा देने की बात है, यहाँ पे कोई बिचौलिया नहीं आता है, जब उसके खाते में पैसा जाता है तो वहाँ कोई बिचौलिया नहीं आता है, जो जरूरी है वो चीज हम बहुत समय से कहते हैं। त्यागी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो, कह रहे हैं कि जब भी अब बिचौलिए की बात कह रहे हैं कि अब जो है वो प्रोसेस बिचौलिए वाला वो हटा दिया गया है, अब सीधा किसानों तक जो लाभ है वो पहुंच सकता है। मांगेराम जी। प्रीति जी मेरा कहना है, ये मेरे सब सम्माननीय लोग आज डिबेट में बैठे हैं, हाँ। अग्रवाल साहब बैठे हैं, मिश्रा जी बैठे हैं, श्रीवास्तव जी बैठे हैं, और बहुत सुंदर प्रवक्ता आपके बैठे हैं। हाँ। मेरा इन सभी अपने भाइयों से एक सवाल है, हाँ। और वो आपसे भी है। हाँ। मैं ये केवल ये पूछना चाहता हूँ और ये पहले बताना चाहता हूँ कि हम किसान लोग एक दाना धरती के अंदर बिजाई करते हैं, बोते हैं, धरती के अंदर डालते हैं एक दाना, हमें धरती माँ और प्रकृति उसका 100 गुना करके वापस लौटा देती है। हाँ। 100 गुना, एक दाने के 100 दाने हमारे पेड़ पौधों पर आते हैं लौट, और हम एक वर्ष में 3 फसल बोते हैं प्रीति जी, यानी हमारा एक वर्ष में 300 गुना हो जाता है। 300 गुना हम जब अपने उत्पादन को करते हैं, देश की कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री 300 गुना लाभ नहीं उठा पाती, ना बना पाती है किसी भी चीज को, और हम किसान 300 गुना करते हैं, फिर भी हम किसान कर्ज में हैं आज। आदरणीय प्रोफेसर साहब ने कहा कि अब डायरेक्ट हाथ उठा रहे, प्रोफेसर साहब जवाब देंगे। अमन जी जल्दी से प्लीज। मेरा कहना यह है, प्रोफेसर साहब ने कहा कि डायरेक्ट पैसा जा रहा है, आंकड़े हैं, बैंक है, आप देखिएगा, फिर भी किसान प्रत्येक वर्ष कर्ज के बोझ में डूब रहा है, आत्महत्या कर रहा है, कर्ज में आत्महत्या कर रहा है। आपने एक आंदोलन का जिक्र किया, आंदोलन में 712 लोगों ने जान दी, खुशी से नहीं दी, वो परेशान लोग थे, परेशान। ठीक है प्रोफेसर अमन जवाब देंगे। प्रोफेसर अमन जल्दी से सर। इसी बात को मैं आगे कह रहा था कि देखिए, हम लोग भारतीय वित्त संस्थान पे पिछले 2-3 साल से और कृषि दर्शन पे भी डीडी पे कहा है हमने
कि सरकार ने ई मंडियां तो बना दी हैं। एक किसान जो होता है वो पैदावार कर सकता है, उसको मार्केट या बेच नहीं सकता, इसीलिए बिचौलिए बीच में आते हैं जो उसको मार्केट करते हैं। हाँ, बिल्कुल अगर हम ये सिस्टम बनाएं कि किसान जब पैदावार करता है अपनी पैदावार का मैसेज इन मंडियों में भेजे, और जो मंडी आसपास है उस मंडी को पैदावार को अगर उठाती है। प्रोफेसर साहब मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल प्रोफेसर साहब ये था कि किस नीति में खोट है। प्रोफेसर साहब प्लीज मेरे को बात तो कहने दे जनाब, मेरे को बात तो कहने दे जनाब। दूसरी भी, जहां तक आपकी कर्ज की बात है, 4 साल पहले तक 5.5 लाख करोड़ सालाना कर्ज माफ किया जा रहा था, जिसमें 3.5 से 5.5 लाख करोड़ अलग अलग सेंटर और स्टेट मिला के किसानों का कर्ज माफ कर रही थी। अगर यही समस्या है मेरी समस्या प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब मेरी समस्या यही है। समस्या सुन लेते हैं प्रोफेसर साहब, मेरी समस्या यही है। मेरा कहना यह है, जब अभी आदरणीय हमारे प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि गरीबों को मकान दिए गए, आप कह रहे हैं किसानों का कर्ज माफ किया जा रहा है। मेरी समस्या ये है, मेरा भय यही है, मेरा डर यही है कि आप लोग हमें आत्मनिर्भर क्यों नहीं बना रहे, हमें दया क्यों की जा रही है हमारे ऊपर। मेरा कहना यही समस्या है, यही मेरा डर है। नारा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दिया है आत्मनिर्भर भारत का। ऐसे में अमन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, दया की जा रही है, कुछ कह रहे हैं, हमें मकान दिए जा रहे हैं। इस बार स्टार्टअप, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के तहत एक सेकंड मांगेराम त्यागी जी, आत्मनिर्भर भारत के तहत इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही जो स्टार्टअप्स हैं, क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री ने जोर भी दिया है कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमें स्टार्टअप्स की ओर जोर देना होगा। जितना ज्यादा स्टार्टअप उतनी ही ज्यादा देश की ग्रोथ और विकास। जल्दी से सर अमन। हाँ जी, इसीलिए जो 3 लॉ आए थे उसको भी अभी रुकावट नहीं है कि लॉ तो खत्म हो गए पर उनको इम्प्लीमेंट तो सरकार कर सकती है। हाँ। जहाँ मार्केट क्रिएट करने की बात है, जेम स्ट्रक्चर के थ्रू क्रिएट कर सकती है ताकि किसान अपने पैदावार को बेचे। जैसे मैंने कहा किसान पैदावार कर सकता है, जो अभी मेरे किसान भाई ने बताया, वो मार्केट नहीं कर सकता, उसको एक ठीक दाम मिल जाए उस पैदावार का तो वो खुश है। और इसीलिए अगर वो मंडी और किसान का जो गैप है वो ब्रिज हो जाएगा, एक तो बिचौलिया खत्म हो जाएंगे, 2 चीज का दाम 3 गुना 4 गुना 5 गुना का उसको 1 दिन भी नहीं मिल पाता, वो मिलेगा। दूसरी बात, जो ये मार्केट है, अगर हम अंतरराष्ट्रीय मार्केट से लिंक करेंगे तो उसको एक आइटम मिलेगा, कहाँ बेचना है कहाँ नहीं बेचना है, तो उसके पास राइट है कि वो कहाँ बेचे, किसको बेचे, चाहे वो अदानी हो, अंबानी हो या। मेरा सवाल है आप सिद्धार्थ शर्मा बहुत देर से हाथ उठा रहे। सिद्धार्थ शर्मा जल्दी से अपनी बात करिए। हाँ, बिल्कुल जल्दी से दर्शकों की जानकारी के लिए और बहुत एक रोचक चीज बताता हूं कि इस देश का किसान अपनी मेहनत से जब कोई फसल उगाता है, गेहूं उगाया उसने, और वो जब मंडी में बेचने जाता है तो मंडी टैक्स देता है, और अगले महीने अपने घर में खाने के लिए खुद का बनाया हुआ गेहूं अगर बाजार से खरीदता है तो फिर वो जीएसटी देता है, मतलब किसान 2 बार टैक्स दे रहा है। ध्यान रखिएगा, जो बीकेयू के त्यागी जी बता रहे हैं कि यहाँ पर मसला बिचौलियों का नहीं है। बिचौलिए इस देश में स्टॉक मार्केट के अंदर भी बिचौलिए हैं, कमीशन करना एक व्यापार है, विषय बिचौलिए नहीं है। अगर किसानों ने कोई चीज उपजाई है तो उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। दूसरी मजेदार बात यह है कि ये जो बजट नाम की चीज होती है, ये सरकार का राजस्व होता है। हाँ। कि अगले साल सरकार राजस्व कहां से लाएगी और वो राजस्व को लोगों के यहाँ कैसे बांटेगी। तो होता यह है कि जितने भी उपयोग की वस्तुएं हैं उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, ये है बजट। तो होता यह है कि जो चीज ज्यादा उपयोग होती है उस पर कम टैक्स लगता है और जो चीज कम उपयोग होती है उस पर ज्यादा टैक्स लगता है। इसीलिए भारत ने जब पिछले साल कोरोना में वैक्सीन बनाई थी तो वो वैक्सीन पूरे भारत में मुफ्त दी थी, क्योंकि वो उपयोग सभी लोग कर रहे थे। दिल्ली सरकार भी इसीलिए बिजली और पानी मिनिमम मात्रा में आप अगर उपयोग कीजिए तो हम उसको मुफ्त देते हैं, लेकिन अगर आप उसका ज्यादा उपयोग कीजिए तो उसका टैक्स लेते हैं। तो बजट बनाते समय कोई भी सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बजट बनाए या मोदी जी की सरकार पार्लियामेंट में बजट बनाए, बजट बनाते समय उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि इस देश में कोरोना काल के कारण करीब 4 करोड़ लोग शहरों से विस्थापित होकर वापस गांव जा चुके हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र में क्षमता बढ़ गई है, लोग बढ़ गए हैं। सवाल तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता कौशल मिश्रा से करना चाहूंगी। जब तक किसानों को टैक्स कम नहीं करेंगे, उनकी कमाई बढ़ाएंगे नहीं, तब तक ये बजट सफल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। कौशल कांत मिश्रा जी, ये तमाम जो लोग आपको यहाँ टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये अब देखिए कल अब इससे पता चलता है कि सदन में क्या कुछ होगा।
अब यहाँ जो हमारे यहाँ पैनल बैठा हुआ है इस वक्त, आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हो, अब इससे लग रहा है अब की बार बजट के लिए विपक्ष है तैयार। मतलब तमाम मुद्दों के साथ तमाम विपक्षी पार्टियां सब खड़ी और उनके पास एक एक करके पूरी लिस्ट है। बेरोजगारी, महंगाई और लगातार इन्फ्लेशन। आप देखिए कैसे इस बार निपटेगी सरकार की क्या तैयारी है, क्योंकि विपक्ष तो खूब तैयार है कि उनके पास पूरी लिस्ट है कि इस बार जैसे ही आप बजट रखिएगा उसके बाद सदन में हंगामे के लिए खड़ी है विपक्ष। बताइए आप। ये तो पैनल बहुत बड़ा सबूत है सर, क्योंकि आप देखिए एक एक करके मैं सबको एकदम ध्यान से, और आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रही हूँ, इधर यश श्रीवास्तव भी लगातार अपनी शिकायतों की फहरिस्त के साथ हाथ उठाए हुए। ऐसे में विपक्ष अब की बात बड़ी जोरदार तरीके से खड़ी है। कैसे सदन में निपटिएगा बताइए अभी आप। हमारे लोकतंत्र की ये खूबसूरती, विपक्ष तैयार है तो ये बहुत अच्छी बात है, देश की जनता के लिए हित की बात ही होगी। और एक अच्छी डेमोक्रेसी की बात है ना, विपक्ष जितना स्ट्रांग होगा पक्ष को उतना अच्छा काम करना पड़ेगा। ये हमारी कमियां निकालते रहे, हम देश की जनता की सेवा करते रहेंगे, सबका साथ सबका विकास, सबके प्रयास और सबके विश्वास के साथ। बात हो रही थी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो एक छोटा सा डेटा देता हूं। 2014 में जो होता है हमारा मेडिकल टूरिज्म भारत में $1 बिलियन का था, जो 2022 में बढ़कर के $6 बिलियन का हो गया। ये है भारत की इमेज विदेशियों की नजरों में कि हम कैसे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा बताता हूं 2014 से 2022 तक 260 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खुले हैं। मेडिकल छात्रों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। 2014 में केवल 725 विश्वविद्यालय थे। इस समय पिछले 8 सालों में 300 से ज्यादा एक्स्ट्रा विश्वविद्यालय खोल दिए गए, 5000 से ज्यादा कॉलेजेस खोल दिए गए। इसके अलावा मेन चीज होती है किसी राष्ट्र के लिए कि वहां का जो प्रोडक्टिविटी जो होती है, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। आप ये देखिए सेमीकंडक्टर में का काम हम करने रहे, हम हवाई जहाज की बात कर रहे हैं, हम वेपन बना रहे हैं, हम वैक्सीन बना रहे हैं। अब सवाल यहाँ ये है, आप सवाल देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कौशल कांत जी, लेकिन विपक्ष अब सवाल देखिए ये है, कह रहे हैं लोग कि आपने स्टार्ट तो कर दिया। मैं कह रही हूँ स्टार्टअप से शुरुआत करते हैं। आपने स्टार्ट तो की मुहिम, आपने स्टार्ट तो की मुहिम, लेकिन अभी वो उस मुहिम को स्टार्ट करने के बाद वो किस पोजीशन पे है जहां उसे होना चाहिए था? क्या वो सेक्टर वहां पहुंचा है? क्या हमने वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस पूरे डिपार्टमेंट को हमने दी है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो आपका लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट हो, या फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, हेल्थ हो, टूरिज्म हो, तमाम जितनी चीजें, किसानी हो जाए, बताइए जल्दी से। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पहले दिन नहीं दौड़ने लगता, उसको भी दौड़ने में 1 साल का समय लगता है। तो आज के स्टार्टअप की स्थिति यह है कि आज भारत जो है स्टार्टअप में, भारत में 90,000 स्टार्टअप जो फंक्शनिंग पोजीशन में है। भारत जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता है उसमें 81वें स्थान पे था, आज 40वें स्थान पे आ गया। ये जो स्टार्टअप के साथ और बताता हूं, देश में जो खिलौने, जो बच्चों के लिए खिलौने होते थे, 70% हम पहले आयात करते थे, आज हम 60% निर्यात कर रहे हैं। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो फोकस दिया गया है, जो विजन के साथ इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, और जैसे मैंने बच्चे की बात की तो जो स्टार्टअप लोन दिए जा रहे हैं, जो स्किल इंडिया किया जा रहा है, उससे ये बच्चा ग्रो करके कल भारत की ताकत बनेगा। और भारत को जिस तरीके से इकोनॉमी में 14वें स्थान से 5वें स्थान पे लाया, यही तो कह रहे हैं लोग कि आप बोलते तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पूरी करने में पूरी नहीं हो पा रही हैं चीजें। लोगों के जो सपने वो पूरे नहीं कर पाए आप लोग। यश श्रीवास्तव, यश श्रीवास्तव 70 सालों में होनी थी। अब बोलने दीजिए प्लीज, अब आप प्लीज उनको बोलने दीजिए प्लीज। बहुत देर से वो भी हाथ उठाए, एक बार बोलने दीजिए। यश श्रीवास्तव जी। तो एक तो बात यह है कि कौशल जी को याद पता नहीं है या नहीं, लेकिन जितनी तारीफ ये विपक्ष की कर रहे हैं, इनके सबसे बड़े नेता ने संसद में आंदोलन करने वाले किसानों को आंदोलन जीवी परजीवी कहा है, और उनके रास्ते में कीलें बिछाई हैं, उनके सिर फोड़ने की बातें करी हैं, उनके लिए क्या नहीं किया है, आसपास की बिजली काटी है, सब किया है। तो वो बात तो छोड़ देंगे। जहां तक सवाल है बजट का, और कुछ बोलेंगे सर? फिर लाल किले की तो जो आंदोलन जीवी उन्हें बोला गया था, जो आंदोलनकारियों के ऊपर राजनीति करते हैं, आंदोलन जीवी उन्हें बोला गया था। और जो लोग आंदोलन के नाम पे भारत देश को तोड़ने का काम करेंगे, जो टूल किट चलाएंगे, जो हमेशा एक ही चीज को ला करके देश के खिलाफ करने की कोशिश करेंगे, उनको आंदोलन जीवी बोला जाएगा। कौशल जी आप नेता हैं, मैं जनता में से निकल के आया हूँ, मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी। सुनिएगा, मैं भी जनता हूँ।
नहीं सुनिएगा प्लीज, कंटेनर जो लाल किले वाला जो है ना, उसमें फोटो किसकी थी, वो किसके साथ का आदमी निकला था, वो हम किसी और दिन बात करेंगे। फिलहाल हम बजट पे बात करते हैं। तो बजट पे जो इतनी आपने बातें, आप क्या, आप अकेले नहीं हैं, सारे बीजेपी वाले यही बातें करते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप जिस देश में 80 करोड़ लोगों को अनाज बांटने की बात कर रहे हैं, उस देश में पराठे समोसे पर टैक्स लगाया जाता है, आटे पर टैक्स लगाया जाता है, और हीरा जिसका व्यापारी गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सर। पहली चीज सुनिए, एक आपको यही करेक्शन करूं, पैक्ड फूड मटेरियल के ऊपर टैक्स होता है, खुले फूड मटेरियल समोसा खुले में बिकता है सर। प्लीज कम से कम मिस इन्फॉर्मेशन। अगर पराठा पैक करके बेचा जाएगा तो उस पर टैक्स लगेगा, अगर पराठा खुले में बेचा जाएगा, आप ठेले वाले के पास जाते पर, अरे प्रीति जी नहीं, जीएसटी वाले और उनसे पूछिए कि जीएसटी लगता है कि नहीं। प्रीति जी अभी इनको हमें नहीं पूछना है कौशल, तो इनको पराठे की दुकान पे ले जाइए और खिलाइए पराठा, पूछिए कि जीएसटी लगता है। अरे दुकान में खुद ढूंढ लूंगा। दुकान में सिद्धार्थ शर्मा, इस बार क्या उम्मीद है आपको सरकार से बजट से? सिद्धार्थ शर्मा क्या उम्मीद? नहीं रुक जाइए, कौशल जी हैज इंटरप्टेड माय टाइम। रुकिए सिद्धार्थ जी प्रीति जी, देखिए पराठे की एक छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूँ दर्शकों की ओर से। पूछिए मत, उम्मीदें बताइए, क्या उम्मीदें हैं? पूछिए मत, उम्मीदें बताइए, इस बार सरकार से क्या उम्मीदें हैं? प्रीति जी, कौशल जी हैज इंटरप्टेड माय टाइम। प्रीति जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बोलिए। नहीं रुकिए प्लीज, छोटा सा सवाल दर्शकों की ओर से आपको पूछ रहा हूं कि क्या यह सही है कि भारत में कोई भी बजट आए, कोई भी सरकार आए, आर्थिक असमानता घटने की कोशिश होनी चाहिए। सब मानते हैं कि आर्थिक असमानता जो है उसको घटना चाहिए। अब यहां पर एक चीज बताता हूं कि भारत में आर्थिक असमानता तभी घटेगी जब आपका श्रम मूल्य बढ़ाया जाएगा। एक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि दिल्ली में श्रम मूल्य 17,000 रुपए, न्यूनतम श्रम मूल्य 17,000 रुपए एक महीने में है, और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 6,000 रुपए एक महीने में न्यूनतम श्रम मूल्य है। जब इतनी बड़ी असमानता श्रम मूल्य में होगी तो किस तरह से आप किसी बजट, जो बजट होता है ये कोई सिर्फ अमीरों का या मध्यम वर्ग के, हमारे आपके जैसे लोग जो टीवी चैनल पर बैठे हुए हैं, हम लोग सभी राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, भगवान की दया से हमें कुछ दिया गया है इसलिए हम टीवी चैनल के सामने बैठे हैं। जो इस देश के हजारों करोड़ों लोग जो गरीब सड़क पे हैं, जिनको फाइनल कमेंट के तौर पे बोलिएगा प्लीज, उनका न्यूनतम श्रम मूल्य क्यों नहीं बढ़ाया जाए? यश श्रीवास्तव, ठीक है सर, आपने बोल लिया। यश क्या उम्मीद है इस बार के बजट से आपको? प्लीज नो मैडम, फाइनल कमेंट दीजिएगा। देश के लोगों को बजट से ये उम्मीदें हैं कि उनका रहना खाना, उनका आना जाना, रोजाना का जीवन, उनका रोजगार, उनका अस्त व्यस्त ना हो, उन्हें वो चीजें सस्ती मिले जिनकी उन्हें दरकार है। हाँ, उन्हें हीरा पन्ना सस्ता करके उन्हें खाना महंगा ना दिया जाए। मैडम प्लीज मुझे फिनिश करने दीजिए, अभी भी कौशल जी ने मुझे इंटरप्ट किया है। तो अभी के इस साल के बजट में जो बातें आ रही हैं वो ईवी और उसकी बैटरीज पर रियायत देने की आ रही हैं, उस देश में जहां वैसे ही यूरो 1 यानी BS1 से लेकर थोड़ा जल्दी से, हमारे पास टाइम लिमिटेशन है। आपको सरकार मैडम, हमारी उम्मीदें ये हैं जनता की तरफ से कि फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन, खाना सस्ता हो, हर कहीं नए टैक्स न लगाए जाएं, और अपनी खामियां छुपाने के लिए ये सरकार हम पर बोझ ना बढ़ाए। ठीक है, अपनी खामियां छुपाने के लिए आम आदमी पर बोझ ना बढ़ाए, बिल्कुल सही और जायज मांग है ये। मांगेराम त्यागी जी, क्या उम्मीदें इस बार? उम्मीदों पे बात, नो डिबेट प्लीज। जी, मुझे उम्मीद तो ये है कि पिछले वर्ष की भांति इस बार भी किसानों का के लिए इसमें वादे होंगे और धोखा दिया जाएगा, क्योंकि हमें हर वर्ष के बजट में बड़ी आस रहती है सरकार से क्या इस बार हमारे अच्छे दिन आएंगे। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है, मेरे ऑलरेडी सारे भाई बैठे हैं, मेरे पहले सवाल का मेरे किसी भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। आप साक्षी हैं उसकी। सवाल का जवाब मेरा भाई कोई नहीं बोला, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ एक बार कि भाई साहब ने ये कहा कि बिचौलियों को लेकर उम्मीदें रखिए जल्दी से प्लीज। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान, और माफी चाहूंगी क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय की पाबंदी होने की वजह से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कल निगाह पूरे देश भर की आम बजट पे होगा, जो कि कल संसद भवन में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी, और साथ ही इस बार यह अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि आज आर्थिक सर्वेक्षण में जिस तरीके से
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बार बार महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की है, उससे एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार आप देखिए जो महिला होंगी वो कहीं ना कहीं इस बजट में डोमिनेट करेंगी, इर्द गिर्द होंगी, क्योंकि आपको चुनाव भी देखना है। इसी साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, अगले साल लोकसभा चुनाव है। तो ऐसे में ऐसा कौन सा वादा होगा जो सरकार की तरफ से लोगों के साथ किया जाएगा और साथ ही इतने लोक लुभावन होंगे कि इस बार के बजट को अलग ही नजरिए से देखा जाएगा। हालांकि कई बार ये भी कहा गया है कि हर बार का जो बजट है अलग अलग हो जाता है, लेकिन इस बार क्योंकि कई राज्यों में चुनाव है तो ऐसे में ये देखना होगा कि सरकार अपनी तरफ से कितनी मुस्तैद है, कितनी तैयार है इस बार भारत को नए रूप में संजोने के लिए, एक नई उड़ान पर ले जाने के लिए, आर्थिक विकास की दर को एक नई गति से आगे बढ़ाने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखते रहिए और साथ ही देखना न भूलें इंडिया का सवाल।